कर लेते। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं लिख लीजिए। भारत में सिविल सेवा, सिविल सेवा, भारत की सिविल सेवा यानी लोक सेवा है ना, सिविल सेवा ब्रिटिश उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, ब्रिटिश उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। सिविल सेवकों की नियुक्ति, सिविल सेवकों की नियुक्ति, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेलेश्वरी, हेलेश्वरी कॉलेज की चयन समिति एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर्वप्रथम 1854 में, 1854 में, 1854 में सिविल सेवकों की नियुक्ति, सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव, सुझाव मैकाले ने दिया था, मैकाले ने दिया था, मैकाले ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा 16 जुलाई 16 जुलाई 16 जुलाई 1855 में, 1855 में लंदन में आयोजित की गई थी। लंदन में आयोजित की गई थी। ये तो आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, तब उसमें भी ये सब सारी चीजें पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1860 में, 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 22 वर्ष कर दिए गए, 22 वर्ष कर दिए गए, 22 वर्ष, 22 वर्ष कर दिए गए। 1865 में इसे घटाकर, 1865 में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु, अधिकतम आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई, 21 वर्ष कर दी गई। 1800 नेक्स्ट लिख लीजिए। 1886 में, 66 में, 66 में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 18 वर्ष कर दी गई, घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष। क्या लिखा? 1866 में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दी गई, 17 वर्ष कर दी। अब ये बताइए, अभी जो है वर्तमान में 22 साल में लोग ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं। आज से 125 साल पहले, आज से 125 साल पहले कितना, 125 साल कितना, हाँ 125 साल पहले लोग है कि 17 वर्ष में ग्रेजुएट हो जाएंगे, हो जाते होंगे, लगता है आपको? और सिविल सेवा जैसे कि कठिन परीक्षा, आप लोग जो है कि कठिन परीक्षा ही दे रहे हैं ना, आसान परीक्षा तो है नहीं है। जो आप लोग एग्जाम देते हैं वनडे का, है ना, वैसा एग्जाम तो है नहीं। तो सिविल सेवा जो है आपका में उम्र जो है 17 साल निर्धारित करना कहाँ तक उचित था? इसका क्या मतलब था?
सब भारतीयों को का कंपटीशन मतलब था कि इंडियन को शामिल ना किया जाए, भारतीयों को बाहर कर देना है ना, सिविल सेवा से दूर रखना। क्योंकि भारत में आप 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तभी भी यार मम्मी पापा क्या करते हैं, अभी बच्चा है, अकल नहीं है ना। सर यहाँ 6 साल से तो पढ़ाई शुरू होती है सर। 6 साल से पढ़ाई शुरू होती है। अब 6 साल से पढ़ाई शुरू होती है तो कम से कम जो है बच्चा जो है मैच्योर होगा, है ना, पढ़ाई के मामले में। तो वो 22 साल 23 साल में मैच्योरिटी थोड़ी सी आएगी, है ना। 24 साल में वो पूरी तरह से मैच्योर होता है। अब इस 24 साल में वो मैच्योर होता है और 17 साल उसका आयु रखे हैं आप। तो क्या मतलब था कि सिविल सेवा से सीधे सीधे बाहर रहे, है ना, बाहर रहे। और है कि ऐसे पृष्ठभूमि में जहाँ ना तो एजुकेशन का कोई ये क्या कहते हैं लैंडमार्क्स था, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे स्कूल, है ना। ऊपर से ना सिविल सर्विसेज है कि उसकी भाषा में नहीं, है ना, भारतीयों की भाषा में नहीं थी, वो इंग्लिश में थी। और वो एग्जाम जो है कि इंडिया में नहीं होना था। एग्जाम जो कहाँ होना था, इंग्लैंड में होना था। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में होना था। अभी आपको बोला जाए कि आपका एग्जाम छोड़ दीजिए, इंग्लैंड नहीं ले जाते हैं, आपको बोला जाए कि बीपीएससी का एग्जाम केवल दिल्ली में होगा, आज तो वह मचा देंगे। मौलिक अधिकार का हनन होने लगेगा सर। हाँ, मौलिक अधिकार का हनन होने लगेगा। और ये बोला जाएगा कि नीतीश हमको नौकरी नहीं देना चाहता है ना। और वैसे भी सर तो दूर ही सेंटर भेजता है, जो दक्षिणी बिहार का लड़का लोग उसको भेजता ये देखिए, मुजफ्फरपुर, आपको नेपाल के बिहार बॉर्डर पर, तो बिहार फायदा का है। बिहार इतना ना करे तो आप घर में आपको क्वेश्चन पेपर लिख लें। आपको बिहार में ही दूरी दिखता है। जितना सर उधर जाने में, सिविल नेपाल सर्विस बॉर्डर पे सिविल जाने में, उतना में सर्विसेज दिल्ली का पहुंच जाएंगे। सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे किसी भी जगह दे दिया जाए, जाकर के एग्जाम दे ले। अगर अगर है कि कल को है कि आपको यहाँ क्या कहते हैं चंपारण में नियुक्ति कर दिया जाए, तब तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो जीवे नहीं करेंगे। किशनगंज में नियुक्त कर दिया जाए तो जीवे नहीं करेंगे। आप जिस सर्विसेज को चुने, वो जो है कि आपके आराम तलब नौकरी नहीं है। वो नहीं क्या सर, है, मैं एग्जाम का जो सेंटर बोले उसको मैं बात वही बोले हैं कि जितना वही उधर वही बोल दिल्ली रहा भी हूँ पहुंच सकते। वही मैं बोल रहा हूँ कि आराम तलब की नौकरी नहीं है ना। अभी सब जा रहा है, ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है सब। तो लोग फोन कर रहा है कि सर है कि 18 महीने की ट्रेनिंग है क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 2 महीने की ट्रेनिंग है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1 महीने की ट्रेनिंग है ना। तो जो जो जिस पोस्ट पे गया है उसके हिसाब से जो है उनको ट्रेनिंग मिल रही है ना। जो जिस पोस्ट पे गया उसके हिसाब से ट्रेनिंग है, व्यवस्था है। तो सोच बदलना होगा, चीजें बदलनी होगी, है ना। अब अब सोचिए कि आपको अभी टफ लग रहा है, जबकि यहीं पे एआई सेंटर देता बिहार में। अब उस समय इंग्लैंड जाना था। और सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन जो है कि ये नहीं था कि आपके घर में हो जाए, है ना। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सब अपने अपने घरों में है, अपने अपने ऑफिस में है। और वहाँ पे है कि आपको सारा डिलीवर्ड हो रहा है। और उस समय तो कि आप अगर सोचते भी हैं तो आपको कहाँ करना पड़ेगा, इंग्लैंड में जाइए, वहाँ पढ़ाई कीजिए, है ना, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होता है तो आप बन गए, नहीं होता है तो समझ ही रहे हैं, बेरोजगार बैठ। सिलेक्शन के टाइम में भी भेदभाव। सिलेक्शन के टाइम में भी भेदभाव। गोरे और अश्वेत। क्वेश्चन ही इतना टफ होगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। गिने गिने चुने जो है लोग जो है कि सिलेक्ट हुए हैं। कौन कौन हुए हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सर। सत्येंद्र नाथ, हाँ सिन्हा, उसका सुरेंद्र सत्येंद्र नाथ नाथ टैगोर बनर्जी की, भी है इसका। सत्येंद्र नाथ टैगोर की सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ सर टैगोर टैगोर थे सर जी। टैगोर का छोटा भाई थे, है ना। फिर बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और एक सुभाष चंद्र बोस, वो थे। है ना। गिने चुने लोग हैं जिनकी चर्चा सिविल सेवकों में होती है। और किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया।
किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती थी, उसके चलते लोग अपना परेशान किया जाता था। त्याग पद दे रहे थे। किसी ने टेन्योर पूरा नहीं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि सिविल सेवा में उम्र जो है कि 17 साल 18 साल कर देना और उसमें भी घटाते जाना। तो ये चीजें जो है कि दिखाता है कि सिविल उस समय जो है कि मोटिव क्या था कि लोग हल्ला ना करे कि उन्हें मौका नहीं दिए गए, मौके दे दिए गए, है ना, लेकिन उस मौके से सबके सब सभी को डायरेक्ट बाहर कर दिया गया था, है ना, उम्र सीमा को घटा कर। अब है कि चलिए लिख लीजिए इसमें, नेक्स्ट लिख लीजिए, उसके लिए भी हड़ताल किया जा रहा था एज जब घट रहा था तो। लिख लीजिए 1886 में 1886 में लॉर्ड डफरिन, वायसराय लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन ने सिविल सेवा में उम्र घटाने या बढ़ाने, लिख लीजिए, उम्र घटाने या बढ़ाने तथा सिविल सेवा को भारत में आयोजित किए जाने के संबंध में एचिशन आयोग का गठन किया। एचिशन आयोग का गठन किया। एचिशन आयोग का गठन किया। नेक्स्ट, इस आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया। भारतीयों का मांग यही था कि अगर सिविल सेवा का परीक्षा होता है ना, तो उस परीक्षा को कहाँ किया जाए आयोजन, इंडिया में भी किया जाए। अगर इंग्लैंड में किया जाता तो इंडिया में भी किया जाए। और सिविल सेवा आंदोलन के जो जन्मदाता थे एस एन बनर्जी थे, है ना, और आनंद मोहन बोस का नाम सुना है? सुना है? हाँ सुने। हाँ, तो सिविल सेवा आंदोलन के जन्मदाता वही थे। नेक्स्ट लिख लीजिए, विरोध किया, लेकिन परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष करने का सुझाव दिया। 23 वर्ष करने का सुझाव दिया। अभी भी दिक्कत थी नहीं, 23 वर्ष में तो लोग ग्रेजुएशन ही नहीं करते हैं। और अगर ग्रेजुएशन मान लिया जाए कि कोई बच्चा पहले पढ़ना भी शुरू कर देगा तो मैच्योरिटी आएगी नहीं। तैयारी के लिए भी टाइम चाहिए, नहीं चाहिए? तैयारी के लिए टाइम चाहिए ना। यहाँ तो कि हमारे बच्चे जो है कि जॉब कर करके भी हकीकत कहते हैं नहीं सर बहुत फास्ट हो जा रहा है, सर थोड़ा स्लो लिखाइए, धीरे बोलिए। अब जहाँ पे उम्र ही 23 साल 17 साल कर दिया गया, 23 साल कर दिया गया, वहाँ क्या स्थिति होती है अभी? वो सीधी सी बात है कि वो एक्सपेक्ट करते के चलते कि जो सिविल सर्विसेज में आए, है ना, वो वो जो है कि ब्रिलियंट माइंड के हों, है ना, और वो ज्यादा से ज्यादा तत्काल फैसला ले सके, है ना। सिविल सर्विसेज से के एस्पिरेंट से यही उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 23 साल कर दिया गया, लेकिन एग्जाम जो है भारत में नहीं कराए जाए हैं और इंग्लैंड में ही कराए जाए। इस पर जो है सहमति बनी रही एजुकेशन आयोग की। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 1892 में सिविल सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, और बाद में 22 वर्ष तथा 24 वर्ष
1892 में सिविल सेवा की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। बाद में 22 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। 1912 में एलिंगटन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ कराने का सुझाव दिया। नेक्स्ट लिखिए। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिविल सेवा का परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कराने का निर्णय दिया। साथ ही साथ सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने एवं उच्च पदों पर 1/3 भारतीयों की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1922 में पहली बार भारत और इंग्लैंड में भारत में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। ठीक है। भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित हुई। नेक्स्ट लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिविल सेवाओं को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। आरंभ में सिविल सेवा इंपीरियल आरंभ में सिविल सेवा इंपीरियल सिविल सर्विसेज ब्रैकेट में आइए ICS लिख लीजिएगा। ICS के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अखिल भारतीय सेवा का नाम दिया गया। अखिल भारतीय सेवा का नाम दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना
पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1926 में की गई। लिख लीजिए। यूपीएससी के पहला अध्यक्ष सर रोज वाकर थे। सर रोज वाकर थे। सर रोज वाकर थे। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। फेडरल सर्विस कमीशन कर दिया गया। अभी भी यूपीएससी नाम नहीं हुआ है, ये जाकर के बाद में होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1950 में यूपीएससी किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1950 में फेडरल सर्विस कमीशन का नाम बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। लिख लीजिए। लोक सेवाओं के प्रकार। लोक सेवाओं के प्रकार। लिख लीजिए। भारत में तीन प्रकार की लोक सेवाएं हैं। लोक सेवाओं की स्थापना की गई है। लोक सेवाओं की स्थापना की गई। पहला लिख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरा लिख लीजिए केंद्रीय या संघीय सेवाएं। तीसरा लिख लीजिए राजलोक सेवाएं। राजलोक सेवाएं। तो इसमें है कि देख लेते हैं हम लोग अखिल भारतीय सेवाएं। इसके तहत वे अधिकारी आते हैं जिनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग से किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा की जाती है तथा लिख लीजिए ये राज्य की सेवाओं में आते हैं। राज्य की सेवाओं में आते हैं। नियुक्ति केंद्र के द्वारा और काम कहाँ करते हैं? राज्यों में। नियंत्रण किसका होता है? लिख लीजिए इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। यह केंद्र एवं राज्य को साझा सेवाएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। अखिल भारतीय सेवा
अनुच्छेद 312 के क्लॉज 2 के तहत और अखिल भारतीय सेवा में अनुच्छेद 312 के क्लॉज 2 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से दो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। आपको पता है कि यूपीएससी और इसका फॉरेस्ट सर्विसेज है ना का एग्जाम दोनों एक ही साथ होता है, ये बात पता है? यस सर। तीन पीटी जो है दोनों का एक ही है। आईएएस आईपीएस और आईएफएस। चलिए लिख लीजिए। तो भारत में कितनी सेवाएं हैं अखिल भारतीय? 3 सेवाएं हैं। 3 प्रशासनिक सेवा है ना, दूसरा कि पुलिस सेवा और तीसरा जो है फॉरेस्ट सर्विसेज है ना। 3 सेवाएं हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारतीय पुलिस सेवा के लिए तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय तथा भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण अधिकारी है। तो अब आपसे पूछेगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके अधीन आता है? किसके अधीन आता है? डब्बा गोल। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय। चलिए आगे चलते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। 1963 में 3 सेवाओं का प्रावधान किया गया था। 3 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें शामिल भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियर सेवा और भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। किंतु इनमें केवल भारतीय वन सेवा का ही गठन किया गया। बाकी इंजीनियर सेवा और जो है मेडिकल सेवा वाला अभी भी हल्ला शोर मचाता है ना। उन लोगों का कोई अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई बहुमत के संकल्प द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन की आवश्यकता है तो संसद विधि द्वारा इसका निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। अखिल भारतीय सेवा के लिए
के लिए 3 संयुक्त कैडर सहित 24 राज कैडर हैं। 24 राज कैडर हैं। 24 राज कैडर हैं, जिनमें लिख 3 संयुक्त कैडर हैं। कौन कौन? असम और मेघालय, दूसरा मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, चौथा लिख लीजिए अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट लिखिए केंद्रीय या संघीय सेवाएं। केंद्रीय या संघीय सेवाएं, केंद्रीय या संघीय सेवाएं, ये नहीं पूछने वाला है, लिख लीजिए इसमें। केंद्रीय सेवाएं पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती है। राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे ये सीजीएल, नहीं सीजीएल उसी में से आता है ना, एसएससी। यस सर, एसएससी आता है। लिख लीजिए रेलवे उसी के अधीन आता है, लिख लीजिए इसमें। इन सेवाओं में 4 प्रकार के सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। 4 प्रकार के सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, लिख लीजिए। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए तृतीय श्रेणी में दफ्तर के क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, पेशकार तथा छोटे दर्जे के अधिकारी होते हैं। तथा छोटे दर्जे के अधिकारी तथा चतुर्थ वर्ग में चपरासी, फराश, दफ्तरी आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति लिख लीजिए। लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। यहाँ आपकी नियुक्ति कौन करेगा? हाँ, आपकी नियुक्ति कौन करेगा? अब पता नहीं। राज्यपाल। राज्य के लिए तो राज्यपाल ही नियुक्ति करेगा ना। बीपीएससी क्या करती है? सिफारिश करती है ना। बीपीएससी सिफारिश करती है कि ये लड़का या ये लड़की योग्य है ना। ये क्या करती है? आपकी योग्यता का ही परख करती है ना। ये क्या करती है? बीपीएससी जो है वास्तविक में आपकी योग्यता का परीक्षण करती है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना। और हर दिन बुद्धि हम सिखा रहे हैं, नहीं, कितने इंटेलिजेंट हैं वो जो है कि परख करती है आपको पीटी लेकर के। पीटी में है कि ये देखती, चेक करती है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने आपके पास ज्ञान है।
मैं इसमें आपको चेक करती है आप कितने लॉजिकल है, कितने तरीके से सोच सकते हैं। और इंटरव्यू में जो है कि आपको ये चेक करती है कि आप कितना खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपकी संपूर्ण परीक्षा होती है, आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण परीक्षा है। तो आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण परीक्षा है, तो उसमें है कि आप पास होते हैं तो बीपीएससी क्या कहती है कि आप जो है नियुक्ति के पात्र हैं, है ना। एक सर्टिफिकेट देता है और राज्यपाल को उस सर्टिफिकेट को राज्यपाल के पास भेजता है ना। आपको अपॉइंटमेंट होता है, राज्यपाल भवन से जो है मुहर लग जाती है कि नहीं ये अपॉइंट किया जाए, तो आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। नहीं, यही होता है ना। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। और क्या क्या बात कर रहे थे, हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग में क्या क्या आता है, लिख लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधीन काम करने के लिए अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसमें देखिए जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो नियुक्ति होता है, तो सारे के सारे अधिकारी जो है कि बीपीएससी के थ्रू नहीं जाते हैं, और भी जाते हैं, एसएससी के थ्रू भी जाते हैं ना। अभी फिलहाल जो है कि कुछ सेवाओं को जो है कि जो एसएससी लेती थी उसे बीपीएससी में जोड़ दिया गया है। नहीं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति जैसे इंस्पेक्टर 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 जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर, जिलाधीश, पुलिस सुपरिटेंडेंट और राज्य के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिव आदि प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के सदस्य होते। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लोक सेवकों की पदावधि, ये प्रसाद पर्यंत होता है। नहीं, अगर जो है कि आप यूपीएससी में चयनित होते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और अगर आप जो है राज्य सेवा में चयनित होते हैं तो किसके प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। अनुच्छेद 310 के तहत भारत में प्रसाद पर्यंत सिद्धांत को मान्यता दिया गया है, प्रसाद पर्यंत सिद्धांत को मान्यता दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय
सेवा का सदस्य है, सेवा का सदस्य है, सेवा का सदस्य अथवा संघ के अधीन कोई कोई सेवा का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, धारण करेगा, धारण करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, यदि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य की सिविल सेवा, किसी राज्य का सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, कोई सिविल पद धारण करता है तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, धारण करेगा, धारण करेगा। ठीक है। अब है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सिविल ये बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्ति हो रही है उसकी सिफारिश किसके द्वारा किया जाता है, उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है ना। नहीं तो पूछ के देख लीजिएगा, लोग सीधे सीधे कहेगा कि हमारा नियुक्ति बीपीएससी करता है ना। बीपीएससी करता है क्या? बीपीएससी तो सिफारिश करता है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लीजिए। लोक सेवा का संवैधानिक संरक्षण, लोक सेवकों के संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोक सेवकों को अपने पद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा, है ना। जब तक के कोई किसी पोस्ट पे है ना, तो उसकी संरक्षण जो है, सुरक्षा जो है संवैधानिक उपबंधों के तहत की गई है ना। लिख लीजिए इसमें, इसके तहत संघ या राज्य सिविल सेवकों के सदस्यों, इसके तहत संघ या राज्य सिविल सेवकों के सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों तथा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करने वाले सदस्यों को निम्नलिखित संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। पहला लिख लीजिए, पहला, लोक सेवक की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता। आपको कोई टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट कौन करेगा? अगर यूपीएससी में चयनित है तो राष्ट्रपति, और बीपीएससी में चयनित है तो कौन करेगा? राज्यपाल। तो इसलिए कि लोग जाकर के बिंदास काम करते कि नहीं करते हैं। आपने ये देखा होगा कि बहुत कम ही ऐसे अधिकारी होते हैं जो है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से डरते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरते, है ना, वो अपना काम करते रहते हैं। ठीक है। तो वो उसमें है कि आप देखते हैं कि वो रिस्क भी लेते हैं, नहीं लेते हैं। वो सीधे सीधे बोलते क्या कर लेगा नेता, 5 साल के लिए आता है, और बाकी नेता तो 5 साल के लिए होता है, बहुत करेंगे तो ट्रांसफर करवाएंगे, उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, किसी भी लोक सेवा, दूसरा पॉइंट, किसी भी लोक सेवा के सेवक के विरुद्ध कोई पदच्युति हटाए जाने का प्रावधान या पदावनत किए जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच द्वारा यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि उसने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से अवगत करा दिया गया हो, या उसे युक्तियुक्त
अवसर दिए गए हों, अवसर दिए गए हों। तो ये सिक्योरिटी देती है ना, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323, 315 से 323, अनुच्छेद 315 से 323 लिख लीजिए। संघ व राज्य के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा के गठन के संबंध में प्रावधान है। इसके तहत संघ सरकार, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड है ना, और बिहार है, तो अगर है कि झारखंड चाहे कि उसकी एग्जाम जो है बीपीएससी ही ले, तो संसद को जो है ये अपील करेगा और संसद उस पर कानून बना देगी, अधिकार दे देगी बीपीएससी को कि अब जेपीएससी का अभी आयोजन आप ही कर दे, है ना। यानी कि एक लोक सेवा आयोग एक या एक से अधिक राज्यों का क्या कहते हैं लोक सेवाओं के चयन कर सकती है ना। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। यदि कि मान लीजिए कि ये बीपीएससी भंग कर दिया जाए, है ना, तो यूपीएससी जो है कि राज्य सेवा आयोग का काम संभाल सकती है ना। मतलब यूपीएससी जो है आप लोग की नियुक्ति कर सकती है ना। ये प्रोविजन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, इसका सेवा शर्त कौन निर्धारित करता है? केंद्र के लिए लिख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए
सेवा शर्त राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करता है या संसद? कौन करेगा? वो तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ना। हाँ, संसद द्वारा तय किया जाएगा, यस सर। है ना। लेकिन अंतिम मोहर उस पर किसका लगना है? राष्ट्रपति का ही। और ये लिख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए विधानमंडल तय करती है। और लिख लीजिए, पद ग्रहण करने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के सेवा शर्त पेंशन, वेतन, पेंशन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे होते हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। यदि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ है या अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी एक सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अभी बीपीएससी में भी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे, किसको चुना गया था? नहीं पता करके आइएगा, कल पूछेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 16 के का के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से कोई एक, जो भी पहले पूरा हो, अपने पद पर रहेगा। अगर आपने 6 वर्ष तक पूरा कर लिया अपना कार्यकाल तो आप रिटायर हो जाएंगे, या 65 वर्ष की उम्र जो है आपने पूरी कर ली तब भी रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, राज्य लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी अधिक हो, दोनों में से जो भी पहले हो
पहले हो तक पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदावधि से पूर्व भी क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और अगर आप पूरे रिटायर हो गए तो फिर दोबारा नियुक्ति नहीं होगी कहीं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान करता है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें और तो कुछ है नहीं जहां से क्वेश्चन बने। ये आपका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, बना लीजिए, भेज दीजिए सुशील फोटो खींच के। आपके 10 क्वेश्चन है, बना लीजिए और शाम में जो निर्वाचन आयोग आपका शुरू करेंगे। ओके।